नमस्कार सर एंड वेलकम टू द नेशनल वॉइस। थैंक यू सो मच सर यहाँ आने के लिए। तो सर आज का जो पॉडकास्ट है उसका एक क्लियर ऑब्जेक्टिव है। हम आज सिर्फ आपकी कहानी ही नहीं बल्कि आपका माइंडसेट समझना चाहेंगे, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी अचीव किया है उसके पीछे सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग सोच ही नहीं, एक डिसिप्लिन माइंडसेट रहा होगा। आप रोज ऐसी सिचुएशन का सामना करते होंगे जहाँ सच झूठ, सही गलत, देश की पॉलिटिक्स, बाहर की पॉलिटिक्स सब एक साथ आपके माइंड में चल रहा होगा, लेकिन फिर भी आपका फोकस क्लियर रहता होगा कि मुझे देश के लिए करना है। और आज इसीलिए हम इस पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम वो अपनी जिंदगी में बड़ी समझते हैं वो असल में इतनी बड़ी होती नहीं है। रियल चैलेंजेस तो आप जैसे हीरोज फेस करते हैं। तो सर आज का पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहूंगा कि आपको सबसे अलग बनाता क्या है? एज ए फौजी। यस। देखिए, देश की सेवा करने में सबसे पहले अगर आप बचपन से उद्देश्य रखें जीवन में मुझे देश की सेवा करना है, तो उसका सबसे अच्छा माध्यम होता है सेना। और सेना में जाने के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ आपको मेंटली जो मानसिक स्ट्रांग बनना है ना, वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। जी। और वही अगर आप लेके चलेंगे तो जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, तो मतलब आपने आर्मी कौन सी ईयर में ज्वाइन करी थी? मैंने 2001 में किया। अच्छा, आपकी ट्रेनिंग कैसी होती थी एग्जाम से लेकर, तो पहले आपकी स्टार्टिंग ऑफिसर बनने तक का आप एक बार आपकी स्टोरी सुनाइए। मैं 2001 में मैंने महू बीआरओ से आर्मी की परीक्षा पास की थी। जी। उसके बाद में मैं 6 महीने के लिए लखनऊ में ट्रेनिंग पे गया था। उसके बाद 1 महीना छुट्टी आने के बाद हमारी जब ट्रेनिंग पूरी हुई थी, फर्स्ट पोस्टिंग मेरी जे के डोडा डिस्ट्रिक्ट में थी। 2.5 साल वहाँ रहने के बाद में देश के अलग अलग राज्यों में होकर के अंतिम पोस्टिंग भी मेरी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उस समय मैं 922 बेस हॉस्पिटल में था। वहाँ आने के बाद में मैंने 922 बेस हॉस्पिटल से अपना जॉब पूरा किया, जो हमारी गाइडलाइन होती है, जो हमारी नियम है। उसके बाद में आकर के भोपाल से मैंने पटवारी की परीक्षा पास करके फिर वापस पटवारी बना। अच्छा, आपका एज ए आर्मी ऑफिसर डेली रूटीन कैसा रहता था? डेली आर्मी का रूटीन एक अनुशासन। और अगर आर्मी में कुछ भी आदमी को रहना है तो केवल आपके फिजिकल के लिए, आपके शारीरिक स्वास्थ्य, इसके लिए आपको हमेशा ट्रेनिंग दी जाती थी। और आपका दिनचर्या ऐसी बनाते थे आर्मी में कि आप हमेशा मेंटली और शारीरिक दोनों रूप से मजबूत रहें। सुबह उठेंगे 5 बजे, सीधे अपन फ्रेश होने के बाद में सीधा अपना ग्राउंड गए, वहाँ पे पीटी किया, एक्सरसाइज किया। उसके बाद आना, ब्रेकफास्ट। 8 बजे जिसकी जहाँ ड्यूटी है अपना अपने ड्यूटी चले जाएंगे। 12-1 बजे फिर हम फ्री होते थे। फिर अपना लंच हुआ, लंच के बाद हम लोग को 1-2 घंटा रेस्ट होता था। उसके बाद 4 बजे हमारा गेम होता था। गेम में हम लोग स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करते थे। और जिनकी फिर नाइट ड्यूटी, ये रूटीन होता था। अच्छा, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान साथ में ही आज़ाद हुए थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इंडिया जितनी आगे रह गया और पाकिस्तान इतना पीछे? ये सोच का बात है। हमारे देश के सेना और हमारे देश के जो भी नागरिक हैं वो भारत को हमेशा फर्स्ट मानते हैं। और हमारे देश के लोगों में एक चीज़ देखा है कि हम हीन भावना से ग्रस्त नहीं हैं। हमारे देश के लोग सेना को जितना सपोर्ट करते हैं निस्वार्थ भावना से, आज अपने क्षेत्र में आप देख रहे हो, कोई भी सैनिक आता है तो रिटायरमेंट जब उनका होता है तो बड़े जोश से साथ उनका स्वागत करते हैं। और ये सब चीज़ें ही हमारे देश को विश्व में अलग बनाता है। अच्छा, सिर्फ आर्मी लड़ाई के लिए तो नहीं होती, आर्मी एक देश का कल्चर भी होता है। तो इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के डिसिप्लिन और कल्चर में आप क्या डिफरेंस फील करते हैं? इंडियन आर्मी का फील ये है कि हम हमारा जो बैकग्राउंड है, हम जिस परिवार से जाते हैं वहाँ पे हमेशा हम लोग को एक परिवार की भावना से देखते हैं। और ये परिवार की भावना ही आगे जाके अपनी इंडियन आर्मी को एक परिवार के रूप में ही, जो एक सैनिक जाता है वो पूरा ऐसा मानता है मेरा एक पूरा परिवार ही है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में वो चीज़ की कमी मैं मानता हूँ। हमारे देश की सेना का जो जवान, चाहे वो एमपी का हो, उत्तराखंड का हो, उत्तरांचल का हो, जहाँ का भी होगा, वो जब एक जगह बैठते हैं तो आपस में एक भाई की तरह रहते हैं। यदि उसको थोड़ा सा भी कुछ कष्ट हुआ है तो उनके माँ बाप को बाद में पता चलता है। हमारे देश के सैनिक उसको भाई की तरह ही एक व्यवहार करते हैं। और वो अलग सेना हमारे अनुशासन के रूप में बनती अच्छा, तो हर सोल्जर अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस तो करता ही है। तो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा सेक्रीफाइस क्या है जो आप अभी भी याद करते हैं? है। सेक्रीफाइस तो देखिए, सोल्जर कभी सेक्रीफाइस नहीं करता। मेरा एक मानना, मैं आपको इसमें थोड़ा सा सुधार करना चाहूँगा कि सोल्जर कभी सेक्रीफाइस नहीं करता है।
सोल्जर सेना में जाता ही इसलिए है, और शायद उसका जन्म लेना ही बड़ा सौभाग्य हो जाता है कि एक सोल्जर बनता है। सोल्जर बनने के बाद में जीवन में एक अनुशासन के साथ उसको रहना है, अनुशासन के साथ कैसे जीवन उसको बिताना है, वो ऑटोमेटिक ही उसके जीवन में अपने आप आ जाता है। अच्छा, तो सर आपने लीडरशिप को ग्राउंड से देखा है, मतलब शायद आपकी भी 8-9 लोगों की टीम होगी जिसको आप लीड करते थे। लीडर्स का हमारा एक बैच होता है, 20 आदमी का बटालियन का रहता है। उसमें हम लोग जैसे सीनियर होते जाते हैं तो हम लोग को उनको इंचार्ज बना देते हैं, तो उनको हमने सिखाना रहता है कि आपको इनको कंट्रोल करना है। तो ये चीज़ें हमारे ऑटोमेटिक शिक्षा में है पहले से। अच्छा, तो आपके हिसाब से एक नॉर्मल व्यक्ति और एक लीडर में डिफरेंस क्या होता है, सबसे बड़ा डिफरेंस? नॉर्मल व्यक्ति और लीडरशिप में यही रहता है कि लीडर को सबको साथ लेके चलना पड़ता है। यदि आप हर इंसान में कमियां ढूंढेंगे, उनकी कमियां बताएंगे, तो अच्छा लीडर नहीं बनता है। उनको सबको साथ लेकर के जो बढ़ता है उसे लीडर कहते हैं। और नॉर्मल व्यक्ति लीडर इसलिए नहीं बन पाता है, अरे नहीं यार ये दर्शन खराब है, अरे वो मोहित खराब है, तो वो कभी लीडर नहीं बनता है। अच्छे और बुरे दोनों को लेकर के साथ चलने ही अच्छा लीडर बन पाता है। अच्छा, तो एज अ लीडर आपका सबसे बड़ी आपकी खासियत क्या है? मेरी तो खासियत कुछ नहीं, एक आम इंसान हूँ। जब से सेना में आया हूँ, सेना के बाद में रिटायर हुआ हूँ, तो अभी मैं 2-3 संगठन है हमारे पूर्व सैनिकों के। क्योंकि देखिए दर्शन, पहले क्या है, सैनिक जब सेना से जाता है 15 से 17 वर्ष वहाँ रहता है, जब वो वापस रिटर्न अपने गांव में आता है तो ये जो परिदृश्य जो बदलता है, वो जो बचपन में एक यंग लड़का जाता है और जब वो चेंज होकर आता है तो उसको कहीं धोखे भी मिलते हैं, और उनके साथ में कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान भी होता है और मानसिक प्रताड़ना होती है, और वो अपने घर में सेटल नहीं हो पाते हैं। इसलिए जब अभी हम विगत 5-6 वर्षों से सैनिक का संगठन बनाए हुए हैं, और जितने अपने शहीद सैनिक परिवार हैं उन सबका भी हम लोग आपस में स्वागत सम्मान करवा के उनको कुछ मुसीबतें हैं, और हमारे सैनिक जब रिटायरमेंट होके आता है तो उसको समाज में कैसे ढलना है। क्योंकि सैनिक जब वहाँ रहता है, सैनिक को परिवार और इनसे सबसे संबंध हट जाता है, और जब वो रिटर्न आता है तो परिवार के साथ साथ जो यहाँ पे कुछ लोग भी ऐसे होते हैं कि यार सैनिक आया है, इसके पास पैसे होंगे, ये है, वो सब चीज़ें अज्ञात होने के कारण वो कहीं ना कहीं धोखा खाता है। और आज ही हमारा संगठन भी, जो हमारा पूर्व सैनिक परिषद सुजालपुर है, सैनिक प्रकोष्ठ है, हम लोग इसी दिशा में भी काम कर रहे हैं ताकि सैनिक को आकर के जब वो पूर्व सैनिक होता है समाज सेवा में जुड़े और अच्छे से समाज के साथ जुड़ के अच्छे से कार्य करे। अच्छा, तो सर हर कंट्री की आर्मी की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, तो आपके अकॉर्डिंग इंडियन आर्मी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है जो मैंने उसे यूनिक बनाती है? हाँ, मैंने आपको बताया ना कि हमारा जो भारत भूमि की इंडियन आर्मी को यूनिक है, मेन है हमारा डिसिप्लिन। हमारा सोल्जर जो जाता है ना, परिवार से ही हमारे भारत भूमि को ऐसा वरदान है कि जो बच्चा जाता है सेना में जाता है तो एक परिवार से ही कि डिसिप्लिन लेके जाता है और मानसिक रूप से एक सुदृढ़ होकर के जाता है, और परिवार मानता है, और ये परिवार की भावना ही भारत भूमि की सेना को विशाल बनाती है और सबसे अलग बनाती है। अच्छा, तो आपने सिस्टम के अंदर रहकर काम किया है, तो आपके हिसाब से गवर्नमेंट सोल्जर के लिए सबसे अच्छा क्या कर रही है और उनको कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? हाँ, देखिए पहले में और अभी की जो आर्मी की लाइफस्टाइल है बहुत चेंज हो चुका है। जब हम जॉब में थे उस समय पे रेलवे रिजर्वेशन और आना जाना, एक रेलवे के पास बैठ करके डिब्बे के पास बैठ के जाते थे, मतलब आने जाने की बहुत ज़्यादा समस्याएं होती थी, खाने की भी। आज देख रहा हूँ कि काफ़ी चेंज हो रहा है, और लोगों में भी सेना के प्रति जो सम्मान की भावना बढ़ी है वो भी काबिल तारीफ है। और नित्य निधि ये ऊपर सरकार लेवल का कार्य है, वो सेना को हमेशा सम्मान देते हैं, और सुविधाएं सेना को जितनी दी जाए वो कम है, क्योंकि एक सैनिक अपना जीवन के बहुमूल्य जो जीवन का अपनी युवावस्था देता है, तो सैनिकों को सुविधाएं जितनी दे सके वो देना चाहिए। सर अगर आपको 90s की आर्मी और अभी रिसेंटली की आर्मी को एक लाइन में कंपेयर करना हो तो आप क्या बताना चाहेंगे? दोनों ही अपनी अपनी जगह पे अच्छी हैं, समय के हिसाब से चेंज आता रहता है, और दोनों ही बहुत अच्छी हैं। अच्छा, तो सर आजकल अग्निवीर की स्कीम को लेकर यूथ के बीच काफी डिस्कशन चल रहा है, तो कुछ लोग इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं, तो कुछ लोग इसे एक डाउट के रूप में भी देखते हैं, तो आपका इसके लिए क्या कहना है? अग्निवीर मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है। वो जो 4 साल का है उसे और अगर अपन थोड़ा सा 6 या 7 वर्ष भी करें, क्योंकि मेरा मानना है कि यदि देश का हर एक युवा जो फिजिकल रूप से सही है, अगर वो सेना में जा करके फिर दूसरी जॉब लगेगा तो कहीं ना कहीं समाज में भी बहुत अच्छा सुधार आएगा, और अगर हमारे देश का नागरिक अनुशासित रहेगा तो हमारे देश के लिए भी बहुत अच्छा है।
तो अग्निवीर योजना काफ़ी अच्छी है, सुधार थोड़ा बहुत हो सके तो अच्छा है। तो आपके हिसाब से क्या सुधार होना चाहिए उसमें? ये थोड़ा सा समय का बताया मैंने कि अगर उसको 4 वर्ष रखा है, 6 या 7 वर्ष जो भी रखे, 10 मिनिमम 10, उसके बाद में तो उस स्कीम के पहले शायद से ट्रेनिंग का समय 1.5 साल था शायद हाँ। से, और अभी 6 महीने कर दिया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उससे कहीं ना कहीं हमारे हमारे सोल्जर कमजोर पड़ रहे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग कम हुई है तो उनके एक्सपीरियंस कम नहीं हुए नहीं हैं दरअसल उससे। ऐसा नहीं है। ये जो 6 महीने की ट्रेनिंग या 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, ये केवल आपको आर्मी ड्रिल सिखाती है। आपको एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं कि सैनिक जब तक सेना में जॉब करता है ना, उसकी हर दिन ट्रेनिंग होती है। अगर वो एज 21 साल या 22 साल या 25 साल भी जॉब करता है, तो उनकी कंटिन्यूसली मतलब पार्ट में उनकी ट्रेनिंग होती रहती है। तो ट्रेनिंग में कहीं कमज़ोर नहीं होता है। अच्छा, तो सर जो यूथ अभी आगे जाके आर्मी को ज्वाइन करना चाहता है, हुँ। तो आप लास्ट में उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए अपने मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत कीजिए और अपना एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए, पढ़ाई करते रहिए और अगर देश सेवा अगर आपको मिलती है, तो बिल्कुल सबसे पहले अगर जॉब अगर आपको करना है, तो मेरे हिसाब से देश सेवा के लिए सेना में जाना बहुत आवश्यक है। अच्छा, तो थैंक यू सो मच सर, आपका एक्सपीरियंस और आपका हमें समय देने के लिए। और अगर आप लोगों को भी ये कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें अपने दोस्तों तक। बाकी सर आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट हमारी नहीं टीम गिफ्ट की ओर तो से, मैं ठीक है, मैं भी तुम्हें जाते-जाते आपका बहुत-बहुत छोटा सा धन्यवाद। गिफ्ट देना ले चाहेंगे आपकी बहादुरी के लिए, जी, थैंक यू लेटर। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद तो दर्शन। देखिए हमारी ओर से आपके लिए अरे! थैंक यू सो मच सर। अभी आपके व्यूअर्स को लिए और जवानों के लिए मैं एक यही कहूँगा कि सभी बोलते हैं कि देश कैसे बदलेगा, देश कैसे बदलेगा। मैं युवा पीढ़ी को यही बोलूँगा कि हृदय तक सूर्य गूंजेगा, स्वयं दिनमान बदलेगा। उतारो भारती की आरती, स्वाभिमान बदलेगा। अरे विवादों में उलझ कर कीर्ति मत करो माँ की धूमिल, ऐसे शहीद सैनिकों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। और यही कहूँगा कि हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो। हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो। मन की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। हो मुसलमान तो अजान बुझे आसमां में वतन फरस्ती का निदान होना चाहिए। हो अगर सिख गुरु ग्रंथ को प्रणाम करो, गोविंद सिंह की राष्ट्रभक्ति का सम्मान होना चाहिए। और वतन की आन बान शान पे कोई आँच हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जय हिंद, सो जय मच भारत, सर नमस्कार, आपके इतने प्यारे वर्ड्स के लिए, धन्यवाद। थैंक यू।